हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज तक हम सभी ने जितनी भी जेल ब्रेक्स की कहानियां सुनी हैं उसमें जेल तोड़ने के बाद कैदी या तो पकड़े गए या हमेशा के लिए भाग गए। मगर आज की कहानी जापान के उस कैदी की है जो जेल से एक दो नहीं बल्कि 4 बार भागा, और हर बार जेल से भागने की कहानी इतनी रोमांचक है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कैदी का शुमार दुनिया के सबसे चालाक कैदियों में होता है, क्योंकि जापान की कोई भी जेल इसे नहीं रोक पा रही थी और वो हर दरवाज़ा, हर सिक्योरिटी को चुटकियों में तोड़कर भाग निकला। तो आखिर कौन था ये कैदी, कैसे वो 4 बार जेल तोड़कर भागा और इस दौरान उसके साथ क्या क्या हुआ, यह आपको झकझोर कर रख देगा। कहानी शुरू हुई सन 1936 में, जब जापान पुलिस आओमोरी शहर से एक 29 साल के आदमी को लूटपुट और मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करती है। वो आदमी लूटपाट का गुनाह तो कबूल कर लेता है, मगर वो कहता है कि ये मर्डर उसने नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और उससे ज़बरदस्ती कबूलवा लेती है कि ये मर्डर उसी ने किया है। इसके बाद जापान पुलिस उसे अदालत में पेश करती है और कोर्ट उसे आओमोरी जेल भेज देता है, जबकि उसका मुकदमा अभी भी कोर्ट में चल ही रहा था। जिस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसका नाम था योशिए शिरातोरी, और उसका जन्म जापान के ही आओमोरी शहर में 31 जुलाई सन 1907 को हुआ था। चूँकि बचपन में शिरातोरी के पिता गुजर गए थे, इसलिए बहुत जल्द उस पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया और उसने 12-13 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। पहले तो उसने एक टोफू की दुकान पर काम किया, मगर बाद में वो मछुआरों के साथ केकड़ों को पकड़ने का काम करने लगा। लेकिन इन सब कामों से उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी और वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, और इसी चाहत ने उसे क्राइम की दुनिया में ढकेल दिया। अब उसने लोगों को लूटना और चोरी करना शुरू कर दिया था, जिससे वो ठीक ठाक पैसे कमाने लगा, और इसी दौरान वो एक लड़की से शादी भी कर लेता है और उनकी एक बेटी भी होती है। साल 1936 में लूटपाट के दौरान हुए कत्ल की वजह से जापान पुलिस उस कातिल की तलाश में थी, और इसी दौरान योशी शिरातोरी उनके हाथ लग जाता है। चूँकि शिरातोरी एक पेशेवर चोर और लुटेरा था, इसीलिए पुलिस उसे आओमोरी जेल में डाल देती है, जबकि उसने वो कत्ल किया ही नहीं था। बहरहाल शिरातोरी अब जेल में अपने दिन काटने लगा, और उधर कोर्ट में सरकारी वकील शिरातोरी के लिए सजाए मौत की मांग कर रहे थे। इसी बीच जेल के 2 गार्ड जब शिरातोरी के सेल के पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि शिरातोरी अभी भी सो रहा है। हर जेल के कुछ कायदे और कानून होते हैं जहां कैदियों को टाइम पर सोना, टाइम पर उठना और हर चीज़ टाइम के हिसाब से करनी होती है, और शिरातोरी भी इन कायदे कानून को फॉलो करता था, मगर उस दिन वो टाइम से नहीं उठा। ये देख जेल के गार्ड को कुछ शक होने लगता है, और एक गार्ड उसके सेल के अंदर गया और उसकी चादर खींच दी, मगर चादर खींचते ही जो नज़ारा उनके सामने था उसे देख उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। गार्ड देखते हैं कि चादर के नीचे सिर्फ एक तकिया था और शिरातोरी वहाँ से गायब था। आगे की कहानी में बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आओमोरी जेल में शिरातोरी के साथ आखिर होता क्या था, और इसकी शुरुआत होती है उस बुरे बर्ताव से जो उसके साथ किया जाता था। उसे रोज़ बहुत बेरहमी से मारा पीटा जाता था, और साथ ही साथ बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी दी जाती थी। और ये सिर्फ शिरातोरी के साथ ही नहीं होता था, बल्कि जेल के हर कैदी के साथ यही सलूक किया जाता था। क्योंकि उस वक्त जापान में जितनी भी जेल थी उनमें से एक आध को छोड़कर सभी जेलों की हालत ऐसी ही थी, और सभी जेलों में कैदियों के साथ यही सलूक किया जाता था। उधर अदालत में सरकारी वकील बार बार शिरातोरी के लिए मौत की सज़ा की मांग कर रहे थे, और वो भी उस जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था, और इसीलिए शिरातोरी मौत की सज़ा और जेल के टॉर्चर से बचने के लिए भागने का प्लान बनाता है। अपने प्लान की शुरुआत करते हुए पहले तो वो कुछ महीनों तक जेल के गार्ड्स और उनके पहरा देने के तरीक़ों पर नज़र रखने लगता है कि कब उनकी शिफ्ट चेंज होती है, कितनी देर में वो एक जगह से दोबारा गुजरते हैं, और सेल को दिन में आखिरी बार किस वक्त चेक किया जाता है। कुछ महीने नज़र रखने के बाद उसने ये नोटिस किया कि गार्ड्स के राउंड पर आने जाने के बीच 15 मिनट का गैप होता है। मतलब कि अगर एक गार्ड उसके सेल के सामने से गुजरा तो जो अगला गार्ड उसके सेल के सामने से गुजरेगा उन दोनों के बीच 15 मिनट का फासला होगा, और यही पैटर्न पूरे 24 घंटे चलता रहता है। बहरहाल अब वो फैसला करता है कि इन्हीं 15 मिनट के अंदर उसे अपने सेल से निकलकर भागना होगा। मगर उसके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि उसे अपने सेल से निकलने के बाद 6 और दरवाजे खोलने थे, और तभी वो इस जेल से बाहर निकल सकता था, और इन सभी 6 दरवाज़ों को खोलने के लिए उसके पास महज 15 मिनट का ही वक्त था। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है उससे पूरी दुनिया को ये पता चला कि शिरातोरी कितना काबिल था और उसे एक सुपर ह्यूमन क्यों कहा जाता था। शिरातोरी के अंदर एक हुनर था कि अगर उसे लोहे की कोई भी एक छोटा सा तार या टुकड़ा मिल जाए तो वो 1 मिनट के अंदर किसी भी ताले को खोल सकता था, और उसने अपने इसी हुनर का इस्तेमाल किया।
शिरातोरी को जो बाल्टी नहाने के लिए दी जाती थी, एक रोज़ वो उसके ऊपर बंधे तार को चुरा लेता है और उसके 3 दिन बाद एक रात भागने की पूरी तैयारी कर लेता है। जिस दिन उसे जेल से भागना था, उस रोज़ सुबह 5:30 बजे के आसपास एक गार्ड जब उसके सेल के बाहर से राउंड पर निकला, उससे पहले शिरातोरी ने चादर के नीचे तकिया रख दिया था, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं सो रहा है। गार्ड को भी लगा कि शिरातोरी अपने बेड पर सो रहा है और वो पहरा देकर वहां से निकल गया और अब शिरातोरी के पास महज 15 मिनट का गैप था जिसमें उसे जेल से भागना था। अब उसने फटाफट बाल्टी के तार से अपने सेल का दरवाज़ा खोला और महज 15 मिनट के अंदर ही बाकी 6 दरवाजे भी खोले और उन्हें फिर से बंद भी किया ताकि किसी को कुछ पता न चले और जेल से फरार हो गया। 15 मिनट बाद लगभग 5:45 पर जब गार्ड दोबारा उसके सेल के पास से गुजरा, तब उसने देखा कि शिरातोरी अभी भी सो रहा है, जबकि चादर के नीचे सिर्फ उसका तकिया रखा था। बहरहाल अगली सुबह गार्ड को जब शिरातोरी के भागने के बारे में पता चला, तब उसे जेल में और जेल के बाहर हर जगह ढूंढा गया, मगर वो कहीं नहीं मिला क्योंकि तब तक वो जेल से काफ़ी दूर निकल चुका था। ये शिरातोरी की ज़िंदगी की पहली जेल ब्रेक थी, मगर उसकी ये आज़ादी महज 3 दिन ही रही और इसके पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। हुआ यह कि जेल से भागने के बाद शिरातोरी आओमोरी में छुपते छुपाते अपना वक्त काट रहा था क्योंकि पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कुछ खाने को था और इसीलिए वो एक हॉस्पिटल में घुसता है और वहाँ से सामान चुराने लगता है। इसी दौरान एक हॉस्पिटल स्टाफ की नज़र उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ लेते हैं और जापान पुलिस के हवाले कर देते हैं। और चूंकि पुलिस पहले से ही उसकी तलाश में थी और वो जैसे ही उन्हें मिला, वो दोबारा उसे आओमोरी जेल में डाल देते हैं। इसके बाद शिरातोरी के ऊपर अब कत्ल और लूटपाट के 7 साल जेल से भागने के चार्जेस भी लगा दिए गए और कोर्ट ने उसे सारे आरोपों के तहत उम्र कैद की सज़ा सुना दी। शिरातोरी को जेल में सज़ा काटते अब 3 साल बीत चुके थे और तब आता है साल 1939, जब पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, जिसमें पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाती है। जापान भी इस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा था, जो अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस जैसे देशों के खिलाफ लड़ रहा था। और दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ही सन 1942 में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से शिरातोरी को आओमोरी जेल से निकालकर अकीता जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे की वजह ये थी क्योंकि अकीता जेल आओमोरी जेल के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा सुरक्षित थी। और इसी दौरान अकीता जेल के गार्ड्स को जब ये पता चला कि शिरातोरी पहले भी आओमोरी जेल तोड़कर भाग चुका है, तब उन्होंने जेल में उसके लिए एक स्पेशल सेल बनवाया जिसका साइज़ इतना छोटा था कि उसमें महज एक आदमी ही सो सकता था। उस सेल की जो दीवारें थी उसे तांबे से बनाया गया था और वो बहुत चिकनी थी और सेल की छत भी दूसरे सेल के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा ऊंची थी। सेल का दरवाज़ा भी जाली वाला नहीं था बल्कि पूरा बंद था और सेल के अंदर महज एक खिड़की थी जो सेल की सीलिंग पर थी ताकि अंदर हवा और रोशनी आती रहे। बहरहाल जब शिरातोरी अकीता जेल पहुंचा तो एक तो उसे स्पेशल सेल में रखा गया जो खास उसी के लिए बनाया गया था, और दूसरे उसके जेल ब्रेक को रिकॉर्ड को देखते हुए अकीता जेल के गार्ड उससे बहुत ज़्यादा खुन्नस रखे हुए थे और इसीलिए वो उसके साथ आओमोरी जेल से भी ज़्यादा बुरा सलूक करने लगे। ये गार्ड्स रोज़ उसे मारते पीटते और दूसरे कैदियों के मुकाबले उससे ज़्यादा काम कराया जाता और ज़्यादा टॉर्चर किया जाता। इसके अलावा उसे 24 घंटे हथकड़ी लगाकर रखा जाता और ठंड के दौरान भी उसे ज़मीन पर सोने के लिए मजबूर किया जाता और ना ही उसे ठंड का सभी कपड़े दिए जाते। उस जेल में एक हेड गार्ड था जिसका नाम कोबायाशी था और वो बहुत रहमदिल था और इसीलिए वो कभी भी शिरातोरी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था और कई बार तो जब गार्ड शिरातोरी की पिटाई करते तब वो उन्हें रोकता भी था। इसके बाद लगभग कई महीने बीत जाते हैं मगर गार्ड्स का शिरातोरी पर टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा था और तभी तारीख आती है 15 जून 1942। 15 जून 1942 की आधी रात जब एक गार्ड पहरे के दौरान शिरातोरी के सेल में झांकता है तब वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि शिरातोरी सेल से गायब था। इसके फ़ौरन बाद वो बाकी गार्ड्स को इसकी खबर देता है और जब वो सभी शिरातोरी के सेल के अंदर घुसते हैं तब उन्हें वहाँ उसकी हथकड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। इसी दौरान गार्ड्स की नज़र सेल की छत पर जाती है और वो देखते हैं कि छत की जो खिड़की है वो गायब है और उन्हें पूरा माजरा समझने में देर नहीं लगी, मगर एक सवाल उन्हें बार बार परेशान कर रहा था कि आखिर शिरातोरी छत तक पहुंचा कैसे, और ये अपने आप में बहुत रोमांचक है। शिरातोरी जैसे ही जेल में आया था तब से उसने यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी थी और यहाँ से भागने के लिए उसने अपनी दूसरी काबिलियत का इस्तेमाल किया था। उसकी जो दूसरी काबिलियत थी वो ये थी कि वो चिकनी से चिकनी दीवार पर चिपकली की तरह बड़ी आसानी से चढ़ जाता था। तो जब वो जेल में आया उसने सबसे पहले कहीं से एक मेटल के टुकड़े का इंतज़ाम कर लिया।
क्योंकि उसे ताले और हथकड़ी खोलने में तो महारत हासिल थी ही, और इसीलिए रात को गार्ड के जाने के बाद जब भी उसे थोड़ा वक्त मिलता वो अपनी हथकड़ी खोलता और उस तांबे की दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता। कुछ दिनों की ही प्रैक्टिस के बाद वो छत पर लगी खिड़की तक पहुंचा और उसने देखा कि जो खिड़की छत पर लगी है वो वैसे तो मेटल की थी, पर उसका जो फ्रेम था वो लकड़ी का था। अब वो हर रात हथकड़ी खोलकर ऊपर जाता और लकड़ी के फ्रेम को हिला डुलाकर ढीला करने की कोशिश करता, और फिर वापस आकर अपनी हथकड़ी दोबारा पहनकर ऐसे बैठ जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ महीनों की लगातार कोशिशों के बाद आखिर एक दिन वो खिड़की अपनी जगह से उखड़ गई, मगर इसके बावजूद भी वो वहाँ से नहीं भागा और एक सही वक्त का इंतज़ार करने लगा। ये सही वक्त जिस दिन आया उस रोज़ तारीख थी 15 जून सन 1942, और उस रात बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ये बारिश आंधी तूफान के साथ हो रही थी, और इसी बारिश और तूफान की आड़ में पहले तो वो अपनी हथकड़ी खोलकर ऊपर जाता है और फिर खिड़की हटाकर छत के जरिए जेल से गायब हो जाता है। बारिश और तूफान की वजह से उसके कदमों की आवाज़ किसी गार्ड तक नहीं पहुंची, और इस तरह वो दूसरी बार अकीता जेल से भी फरार हो गया। अकीता जेल से भागने के बाद शिरातोरी अपने घर वापस जाना चाहता था, पर वो ये सोचकर अपने घर नहीं जा रहा था कि पुलिस उसके घर पर नज़र रख रही होगी, और इसीलिए वो अकीता शहर में ही छुपते छुपाते अपनी ज़िंदगी काटने लगा। उधर जेल से भागने की खबर फैलते ही गार्ड्स उसे चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं, और अकीता जेल का हेड गार्ड कोबायाशी भी उसे ढूंढने के लिए सारे घोड़े खोल देता है। अब उसे गार्ड्स के साथ साथ जापान की पुलिस भी पागलों की तरह ढूंढ रही थी, मगर शिरातोरी का कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं, और 18 सितंबर 1942 की एक रात हेड गार्ड कोबायाशी अपने घर पर ही था कि तभी अचानक उसके घर का कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाजे पर दस्तक होते ही कोबायाशी जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि खुद शिरातोरी खड़ा था। शिरातोरी की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए वो उसे अंदर बुलाता है और खाना पीना खिलाता है, और फिर उससे पूछता है कि जब तुम जेल से भाग गए थे तो फिर तुम मेरे पास वापस क्यों आए। इस सवाल के जवाब में शिरातोरी कहता है कि वो कभी भी जेल से भागना नहीं चाहता था, मगर गार्ड्स जिस तरह कैदियों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं उसी वजह से वो जेल से भागने पर मजबूर हुआ। अपनी बात को जारी रखते हुए शिरातोरी गार्ड से कहता है कि जेल में एक तुम ही थे जो मुझसे अच्छी तरह पेश आते थे, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। शिरातोरी ने कोबायाशी से यह भी कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है, मगर पुलिस के सामने नहीं बल्कि जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने, ताकि वो जेल में कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के बारे में उन्हें बता सके। बहरहाल शिरातोरी की पूरी बात सुनने के बाद कोबायाशी उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इस बातचीत के बाद शिरातोरी जैसे ही बाथरूम जाता है कोबायाशी फ़ौरन फ़ोन करके पुलिस को बुला लेता है, और महज थोड़ी देर बाद ही पुलिस उसे कोबायाशी के घर से गिरफ्तार कर लेती है। ये शिरातोरी के लिए एक बहुत बड़ा धोखा था, और इस धोखे के बाद वो ये तय करता है कि आज के बाद वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। खैर, दोबारा पकड़े जाने के बाद उस पर जेल से भागने के जुर्म में दोबारा मुकदमा चलाया जाता है, और इस जेल ब्रेक के लिए उसकी उम्र कैद में 3 साल की सज़ा और जोड़ दी जाती है। अदालत में सुनवाई के दौरान शिरातोरी अपनी गलती कबूल कर लेता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि वो जेल जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, मगर उसे टोक्यो की जेल में भेजा जाए। उस वक्त टोक्यो की जेल की जो कंडीशन थी वो जापान की बाकी जेलों के मुकाबले काफ़ी अच्छी थी, और वहाँ का मौसम भी गर्म था, मगर अदालत शिरातोरी की इस अपील को ठुकरा देती है, और उसकी 2 जेल ब्रेक के रिकॉर्ड को देखते हुए उसे आबाशिरी जेल भेज दिया जाता है। आबाशिरी जेल का ये इतिहास था कि आज तक उस जेल से कोई भी कैदी नहीं भाग पाया, क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, और अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो उसे सीधा गोली मार दी गई। आबाशिरी जेल में जापान के सबसे खतरनाक और खूंखार मुजरिमों को रखा जाता था, और यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। एक बार को अगर ये मान भी लिया जाए कि अगर कोई कैदी गार्ड की नज़र से बचकर जेल से बाहर भी आ गया तब भी उसका बच पाना नामुमकिन था, क्योंकि आबाशिरी जेल के चारों तरफ कई किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ थीं। उस पूरे इलाके में साल भर कई महीने बर्फ़ पड़ती थी, और यहाँ तक कि गर्मियों में भी वहाँ का टेम्परेचर 0 से नीचे रहता था, और इसी वजह से उसे अल्काट्राज जेल भी कहा जाता था। बहरहाल शिरातोरी अब आबाशिरी जेल भी पहुँच चुका था, और वहाँ भी उसके लिए स्पेशल सेल बनाया जाता है, मगर इस बार सभी खिड़की और दरवाज़ों को बहुत मजबूत बनाया गया। इस बार खिड़की का जो साइज़ बनाया गया वो उसके शरीर के मुकाबले छोटा बनाया गया, ताकि अगर वो किसी तरह खिड़की का फ्रेम हटा भी दे तब भी वो यहाँ से निकल ना पाए।
इस जेल में भी बाकी जेलों की तरह गार्ड्स उस पर टॉर्चर करते, जिसमें वो उसे गालियां देते, मजाक उड़ाते, बुरी तरह मारते पीटते और उससे कहते कि यहाँ से भाग के दिखा। एक दिन तो कई गार्ड्स ने मिलकर शिरातोरी को इतना पीटा कि उसने गुस्से में गार्ड्स के सामने अपनी हथकड़ी तोड़ दी और उन्हें चैलेंज किया कि वो यहाँ से भाग जाएगा। ये देख गार्ड्स डर गए और तब उन्हें उसकी तीसरी काबिलियत के बारे में पता चला, जो थी उसकी सुपर ह्यूमन जितनी ताकत, जिसका नमूना वो लोहे की हथकड़ी तोड़कर दिखा चुका था। आबाशिरी जेल के गार्ड उसकी इस ताकत को देखने के बाद ये समझ गए कि शिरातोरी के लिए नॉर्मल हथकड़ी को खोलना या तोड़ना उसके बाएं हाथ का काम है, और इसीलिए उन्होंने उसके लिए खास हथकड़ी और बेड़ियां बनवाई। उन हथकड़ी और बेड़ियों की खास बात यह थी कि उनमें कहीं भी चाबी लगाने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए किसी भी चीज़ से उसे खोलना मुमकिन ही नहीं था। और इस हथकड़ी और बेड़ियों का वज़न भी 20-20 किलो था, इसलिए उसे तोड़ पाना भी इंसानी ताकत से परे था। बहरहाल इस हथकड़ी और बेड़ियों को शिरातोरी को पहना दिया गया और वो 24 घंटे इसी में बंधा रहता। खाना खाते वक्त भी उसकी हथकड़ियाँ नहीं खोली जाती, जिसकी वजह से वो ऐसे खाना खाता जैसे जानवर खाते हैं, और इस हथकड़ी की वजह से उसे सोने में भी बहुत परेशानी होती थी। हर 2-3 हफ्ते में सिर्फ एक बार उसके नहाने धोने और कपड़े बदलने के लिए उन हथकड़ियों को खोला जाता था, और उसे खोलने के लिए भी बाहर से 2 स्पेशल कारीगर आते थे, जिन्हें इस हथकड़ियों और बेड़ियों को खोलने में लगभग 2 घंटे लगते थे। शिरातोरी को इस जेल में सज़ा काटते अब 1 साल बीत चुका था, और तब आती है तारीख 26 अगस्त सन 1944। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए 26 अगस्त सन 1944 की रात जापान में वॉर टाइम ब्लैकआउट घोषित किया गया था। वॉर टाइम ब्लैकआउट किसी भी देश में तब घोषित किया जाता है जब दुश्मन देश का प्लेन रात में अटैक करता है, और इस दौरान घर की सभी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके उन्हें काले कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि कोई भी रोशनी ना दिखाई दे। तो 26 अगस्त सन 1944 की रात जब पूरे जापान में वॉर टाइम ब्लैकआउट घोषित था, उसी रात आबाशिरी जेल के गार्ड को छत पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुनकर वो चेक करने के लिए बाहर आता है, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। मगर इसी दौरान जब वो शिरातोरी के सेल में झांकता है, तब उसके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है, क्योंकि जो 20 किलो की हथकड़ी शिरातोरी को पहनाई गई थी वो एक कोने में पड़ी थी, और शिरातोरी तीसरी बार जेल तोड़कर भाग चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि शिरातोरी जेल से भागा कैसे। तो इसका जवाब है, शिरातोरी जेल ब्रेक की प्लानिंग पिछले 6 महीनों से कर रहा था। दरअसल शिरातोरी को खाने के साथ रोज़ एक कटोरी मिसो सूप भी दिया जाता था, और वो रोज़ इस सूप में से थोड़ा सा सूप कटोरी में बचा लेता था, और जब गार्ड्स की नज़र उस पर नहीं होती तब वो थोड़ा थोड़ा सूप अपने मुंह में भरता और फिर अपने सेल के दरवाजे पर जो लोहे की खिड़की बनी हुई थी उस खिड़की के बोर्ड पर गिरा देता। इसके अलावा वो इस सूप को अपनी हथकड़ी और बेड़ियों के जोड़ पर भी गिराता था, और ये काम वो पिछले 6 महीनों से लगातार कर रहा था। और ये करने के पीछे उसका जो मकसद था वो ये था कि मिसो सूप के अंदर जो नमक होता है, उस नमक की वजह से लोहे की हथकड़ी और दरवाजे के मेटल फ्रेम में जंग लगाना। 6 महीने की लगातार कोशिशों के बाद आखिर उसका ये पैतरा काम कर गया, और लोहे और नमक के रिएक्शन की वजह से उसमें जंग लगना शुरू हो गया। बहरहाल अगस्त सन 1944 की तारीख आते आते एक एक करके दरवाजे और खिड़की पर लगे सभी नट और बोल्ट पर जंग लग चुका था। 26 अगस्त सन 1944 की रात वॉर टाइम ब्लैकआउट की वजह से जब पूरे जापान में अंधेरा था, उसका फ़ायदा उठाकर उसने सबसे पहले अपनी पूरी ताकत लगाकर जंग लगी अपनी हथकड़ी और बेड़ियों को तोड़ दिया। और यह समझ पाना मुश्किल है कि उसमें इतनी ताकत आती कहाँ से थी। इसके बाद उसने दरवाजे की खिड़की के बोल्ट को खोला और खिड़की को फ्रेम के साथ बाहर निकाल दिया। पर अब भी एक परेशानी उसके सामने थी, और वो ये थी कि उस सेल की सभी खिड़कियों का साइज़ उसकी बॉडी के साइज़ से छोटा बनाया गया था, और यही वजह थी कि फ्रेम हटाने के बाद भी इतनी जगह नहीं थी कि वो उसमें से बाहर निकल सके। यहाँ आकर उसने अपनी चौथी काबिलियत का इस्तेमाल किया, और वो काबिलियत ये थी कि वो अपनी बॉडी की सारी हड्डियों के जॉइंट्स को डिसलोकेट करके छोटा और बड़ा कर सकता था। अब शिरातोरी ने सबसे पहले अपने अंडरवेयर को छोड़कर अपने सारे कपड़े उतार दिए और अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट किया और खिड़की के जरिए अपने सेल से बाहर आ गया। इसके बाद वो जेल की छत पर गया और वॉर टाइम ब्लैकआउट का फ़ायदा उठाकर अंधेरे में गायब हो गया, और इस तरह शिरातोरी वो पहला कैदी बना जो आबाशिरी जेल से भागने में कामयाब हुआ। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि वॉर टाइम ब्लैकआउट होने की वजह से कम उस रात तो जेल के गार्ड्स उसे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, और उसे उस एरिया से निकलने के लिए पूरी रात का वक्त मिल जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ।
आबाशिरी जेल के गार्ड्स ने उसे उस रात तो ज़्यादा नहीं ढूंढा, पर अगली सुबह उसे हर जगह ढूंढा गया, मगर वो कहीं नहीं मिला। इसके बाद गार्ड्स ने अगले कई दिनों तक थोड़ा और आगे जाकर भी उसे ढूंढा, मगर उन्हें बर्फ़ से ढकी पहाड़ी और जानवरों के अलावा कुछ नहीं मिला। और इसीलिए वो पहली बार थोड़ा सा खुश हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर शिरातोरी किसी तरह इन जानवरों से बच भी गया तो भी ये ठंड उसकी जान ले लेगी। कई महीनों की तलाश के बाद जब शिरातोरी कहीं नहीं मिला, तब उन्हें यकीन हो गया कि वो मर चुका है या किसी जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया है। और धीरे धीरे वक्त के साथ उसकी तलाश भी ठंडी पड़ती चली गई। इसी बीच अगस्त सन 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया और जापान ने सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने जापान का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और क्योंकि शिरातोरी को जेल से भागे हुए काफ़ी वक्त भी बीत चुका था और इसी सब के बीच लोग उसे भूल गए। शिरातोरी को जेल से भागे अब 2 साल बीत चुके थे और तभी सन 1946 के अंत में जापान पुलिस सैपोरो नाम की एक जगह से एक आदमी को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद जब इस कातिल की पहचान सामने आई, तब पता चला कि ये तो योशी शिरातोरी है, जो पहले से उम्र कैद की सज़ा काट रहा है और उस पर 3 बार जेल से भागने का इल्ज़ाम भी है। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है और फिर वो पिछले 2 साल की कहानी उन्हें सुनाना शुरू करता है। कहानी की शुरुआत करते हुए शिरातोरी बताता है कि आबाशिरी जेल से भागने के बाद उसे आगे जाकर बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक गुफा मिली और उसने उसी गुफा को अपना घर बना लिया। ठंड से बचने के लिए वो आग का सहारा लेता और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता। और इसी तरह अगले 2 सालों तक वो पूरी दुनिया से कटकर अपना वक्त गुजारता रहा। पर जब 2 साल बीत गए तो उससे रहा नहीं गया और वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो जैसे ही लोगों के बीच पहुंचा तो वो दंग रह गया, क्योंकि उसने देखा कि चारों तरफ अमेरिकी सैनिक घूम रहे हैं। जापानी भाषा के अलावा इंग्लिश भाषा भी जगह जगह लिखी हुई है और जापानी औरतें अमेरिकी सैनिकों के साथ घूम रही हैं। ये देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने फ़ौरन न्यूज़पेपर टटोलना शुरू किया। और तब उसे पता चला कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिरा दिया था, जिसकी वजह से जापान ने पिछले साल ही सरेंडर कर दिया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब ख़त्म हो चुका है। चूँकि अमेरिका पूरे जापान का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका था, इसीलिए शिरातोरी ने सोचा कि अब छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तक सब उसे भूल चुके होंगे। उसकी ये सोच काफ़ी हद तक सही भी थी, इसलिए उसने ये फैसला किया कि वो वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाएगा। शिरातोरी अगले लगभग 50 दिनों तक पैदल सफ़र करके सैपोरो तक पहुंचता है, मगर वहां पहुंचते ही वो एक गलती कर देता है। होता ही है कि अपने सफ़र के दौरान जब वो सैपोरो पहुंचा तब उसे बहुत भूख लगी थी और तभी उसे एक टमाटर का खेत दिखाई देता है और वो बिना पूछे उस खेत में से जाकर टमाटर तोड़कर खाने लगता है। वो अभी टमाटर खा ही रहा था कि तभी उस खेत का किसान वहां पहुंच जाता है और उसे लगता है कि ये कोई चोर है, क्योंकि उस वक्त उस इलाके में बहुत चोरियां हो रही थी। शिरातोरी को देखते वो किसान उस पर कुदाल से हमला कर देता है और अपना बचाव करने के चक्कर में शिरातोरी भी किसान पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कुदाल गलती से उस किसान को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देख आसपास के लोग शिरातोरी को पकड़ लेते हैं और पुलिस को हवाले कर देते हैं और इस तरह तीसरी जेल ब्रेक के लगभग 2 साल बाद शिरातोरी फिर से पुलिस के हाथ लग चुका था। गिरफ्तारी के बाद उसे सैपोरो अदालत में पेश किया गया, जहां शिरातोरी ने बताया कि किसान की मौत हाथापाई में सेल्फ डिफेंस की वजह से हुई है, मगर कोर्ट में उसकी एक नहीं सुनी गई और इस कत्ल के लिए साल 1947 में उसे सीधे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा सुनाने के बाद उसे सैपोरो जेल भेज दिया गया और वहाँ भी उसके लिए एक स्पेशल सेल बनवाया जाता है, जिसकी दीवारें, छत और दरवाज़ों को स्टील का इस्तेमाल करके काफ़ी मजबूत बनवाया गया। इस बार उसके सेल में जो खिड़कियां बनाई गई थी वो शिरातोरी के सर के साइज से भी छोटी बनाई गई थी, ताकि अगर वो किसी भी तरह उन्हें उखाड़ भी दे तब भी बाहर ना निकल सके, क्योंकि वो अपने शरीर के साइज़ को तो छोटा बड़ा कर सकता था मगर अपने सर के साइज़ नहीं बदल सकता था। इसके अलावा 6 गार्ड्स को भी खासकर अपॉइंट किया गया जो 24 घंटे शिरातोरी पर नज़र रखते थे और इसीलिए इस बार उसे हथकड़ी भी नहीं पहनाई गई, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी पर उन्हें पूरा यकीन था और अगर पहनाते भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हथकड़ी खोलने में वो पहले से ही माहिर था। बहरहाल शिरातोरी अब सैपोरो जेल में ही अपना दिन काटने लगता है और अपनी फांसी का इंतज़ार करने लगता है, मगर जब वो इस जेल में पहुंचा तब वो अक्सर अपनी सेल की छत को देखता जो काफ़ी ऊंची थी और वो रोज़ ऐसा ही करता। जो 6 गार्ड्स उस पर 24 घंटे नज़र रख रहे थे, वो जब शिरातोरी को ऐसा करते देखते तो वो उस पर हंसते और सोचते कि वो फिर से सेल की छत से भागने का प्लान बना रहा है और इसीलिए वक्त वक्त पर वो सेल की छत, दीवार और खिड़कियों को भी चेक करते, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता।
कुछ महीनों बाद शिरातोरी ने एक नई आदत डाल ली थी। वो क्या करता कि उसने बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर दिया और वो हमेशा अपने ज़मीन पर रखे गद्दे पर पड़ा रहता। अब सुबह भी वो टाइम पर नहीं उठता, जिसके लिए कई बार उसकी पिटाई भी हुई, पर उसने अपनी ये सोने की आदत नहीं छोड़ी। अगले कई महीनों तक वो ऐसे ही करता रहा और अब तक उसकी उम्र भी 40 साल हो चुकी थी और इन गार्ड्स में से कुछ रहम दिल भी थे जो उसकी ढलती उम्र देखकर उसे देर तक सोने देते। और जब अगले कई महीनों तक उसने कुछ नहीं किया तो वो गार्ड भी धीरे धीरे उसकी तरफ से बेपरवाह होते चले गए। एक सुबह ऐसे ही जब कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी शिरातोरी नहीं उठा तो एक गार्ड को बहुत गुस्सा आया और उसने उसके सेल खोला और गुस्से में उसकी चादर हटा दी, पर पहली जेल ब्रेक की तरह उस चादर के नीचे सिर्फ तकिया ही था। ये देख गार्ड्स के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने फौरन सेल के दरवाजे, खिड़की, छत और सभी दीवारों को चेक कर लिया, पर इन्हें कुछ भी टूटा फूटा नहीं मिला। गार्ड्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिरातोरी गायब कहाँ हो गया, उसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। और तभी एक गार्ड ने शिरातोरी का गद्दा हटाया और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। दरअसल उन्होंने शिरातोरी के जेल ब्रेक के इतिहास को देखते हुए उसकी हथकड़ियों से लेकर पूरी दीवार, खिड़कियों और छत को तो मजबूत कर दिया, मगर वो ज़मीन को देखना भूल गए और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बहरहाल जब उन्होंने उसका गद्दा हटाया तो उन्हें उसके ठीक नीचे एक सुरंग मिली और ये वो सुरंग थी जो पिछले कई महीनों से शिरातोरी अपने गद्दे के नीचे खोद रहा था। जैसे ही कोई गार्ड एक मिनट के लिए भी उससे नज़र हटाता वो फौरन अपनी जगह पर तकिया रखकर गद्दे के नीचे चला जाता और सूप बोल से सुरंग की खुदाई करना शुरू कर देता। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सुरंग की मिट्टी को कहाँ डालता था। तो दरअसल जिस वुडन फ्लोर पर उसके गद्दे रखे थे उसके ठीक नीचे थोड़ा सा स्पेस था जो इसीलिए बनाया जाता है ताकि फ्लोर की लकड़ी ख़राब ना हो, और उसी जगह में वो सुरंग की मिट्टी को छुपाता था। शिरातोरी जो शुरुआत में ऊपर देखता रहता था वो ऐसा इसलिए करता था ताकि गार्ड को लगे कि इस बार वो ऊपर से ही भागेगा, और जिसकी वजह से उनका ध्यान बढ़ गया और उन्होंने नीचे कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसके अलावा जो उसने देर तक सोने की आदत बनाई थी वो भी उसी के प्लान का हिस्सा था ताकि वक्त के साथ वो गार्ड्स उससे बेपरवाह हो जाएं और जब वो तकिए को रखकर नीचे खुदाई करने जाए तब उन्हें उस पर कोई शक ना हो। कुछ महीनों बाद जब शिरातोरी ने सुरंग तैयार कर ली तब वो सुरंग के जरिए सैपोरो जेल से भी भाग गया और ये उसकी चौथी जेल ब्रेक थी। इसके बाद शिरातोरी को कई जगह ढूंढा गया मगर वो कहीं नहीं मिला और उधर जेल से भागने के बाद तकरीबन 1 साल तक ऐसे ही इधर उधर छुपता छुपाता रहा और साल 1948 आ गया। उस वक्त तक शिरातोरी पुलिस से भागते भागते थक चुका था क्योंकि उसकी उम्र भी ढलती जा रही थी। एक रोज़ वो शहर के एक पार्क में बेंच पर बैठा हुआ था कि तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके बगल में आकर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा, जिसे देख शिरातोरी घबरा गया। पहले तो उसने सोचा कि वो वहाँ से उठकर चला जाए, पर फिर उसने सोचा कि कहीं उस पुलिस ऑफिसर को शक ना हो जाए, इसीलिए वो वहीं बेंच पर बैठा रहा। इतने में उस पुलिस ऑफिसर ने अपना सिगरेट का डब्बा निकाला और एक सिगरेट शिरातोरी को भी ऑफर की, और ये देख शिरातोरी दंग रह गया क्योंकि उस ज़माने में सिगरेट को एक लग्जरी आइटम माना जाता था और सिर्फ अमीर लोग ही सिगरेट पिया करते थे। खैर जब उसे ऑफिसर ने सिगरेट ऑफर की तो शिरातोरी ने सिगरेट ले ली और पीने लगा, पर सिगरेट पीते पीते शिरातोरी की आंखें भर आईं क्योंकि आज तक जितने भी पुलिस वाले उससे मिले सभी ने उसके साथ जानवरों जैसा ही सलूक किया था। जिस गार्ड पर भरोसा करके उसने उसे अपनी कहानी बताई थी उसने भी उसके साथ धोखा किया, पर जब एक पुलिस वाला जो अपनी यूनिफॉर्म से काफ़ी ऊंची रैंक का लग रहा था उसने उसे ऐसी सिगरेट ऑफर की तो उसके इस बर्ताव और सम्मान ने उसे अंदर तक हिला दिया और उसे एहसास हुआ कि हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। इसके बाद शिरातोरी उस पुलिस ऑफिसर को अपना पूरा नाम बताता है, जिसे सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर भी चौंक जाता है और फिर शिरातोरी ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और ये भी बताया कि वो हर बार जेल से क्यों भागा। इस बार शिरातोरी ने जिस पुलिस ऑफिसर पर भरोसा किया वो ईमानदार निकला और शिरातोरी की कहानी सुनने के बाद उसने जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने उसे पेश कर दिया। जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने शिरातोरी ने जेल में कैदियों के साथ हो रहे जानवरों जैसे सलूक के बारे में बताया, जिसके बाद शिरातोरी को सैपोरो के हाई कोर्ट में पेश किया गया और जब उन्होंने सही से उसके केस की जांच की तो पाया कि जिस किसान का शिरातोरी ने मर्डर किया था वो गलती से सेल्फ डिफेंस में हुआ था। इसके अलावा वो जितनी बार भी जेल तोड़कर भागा उसने ना तो कभी किसी गार्ड को मारा और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाया, जबकि जेल के गार्ड्स उसे हमेशा ही टॉर्चर किया करते थे। बहरहाल सैपोरो हाई कोर्ट ने शिरातोरी की मौत की सज़ा को खारिज करके उसे 20 साल की सज़ा सुनाई और साथ ही साथ उसकी टोक्यो जेल जाने की अपील को भी मान लिया गया और उसे टोक्यो की फूचू जेल भेज दिया गया।
फुजू जेल में भी उसके ना भागने के सारे इंतजाम किए गए, पर चूंकि फुजू जेल टोक्यो में थी इसलिए वहाँ का मौसम गर्म था और वहाँ के गार्ड्स भी शिरातोरी के साथ अच्छे से पेश आते थे। इसीलिए इस बार वो पूरी सज़ा उसी जेल में काटने का फैसला करता है। करीब 14 साल बाद सन 1961 में शिरातोरी के अच्छे बर्ताव की वजह से उसे पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और यह पहली बार था जब शिरातोरी किसी जेल से लीगल तरीके से बाहर आया था। अब उसे किसी पुलिस का कोई डर नहीं था और उसके बाद वो आओमोरी जाता है जहां उसका परिवार था। लेकिन जब शिरातोरी घर पहुंचा तब उसे पता चला कि कुछ साल पहले उसकी बीवी की मौत हो गई है, मगर उसकी बेटी अभी भी वहीं रहती है और वह बड़ी हो चुकी है। अगले कई साल कुछ छोटे मोटे काम करके उसने अपनी बेटी के साथ ही गुजारे और 24 फरवरी सन 1989 को 71 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। ये थी कहानी उस कैदी की जिसे भागने से रोकने के लिए सारे तरीके अपना लिए गए, मगर इसके बावजूद भी वो एक दो नहीं बल्कि 4 बार जेल से भागा और बाद में जब उसकी कहानी जापान के सामने आई तो उसे एंटी हीरो की तरह माना जाने लगा। शिरातोरी की ज़िंदगी पर बाद में कई किताबें भी लिखी गईं और कुछ फिल्में भी बनी, और जिस तरह मिसो सूप का इस्तेमाल करके वो जेल से भागा था वो इतना मशहूर हुआ कि बाद में उस जेल के एक हिस्से को म्यूज़ियम में ही बदल दिया गया। आज भी उस म्यूज़ियम में उसका एक पुतला लगा हुआ है जो ये बताता है कि वो किस तरह इस जेल से भागा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।